Hello children, I hope you all are well and safe at home. This is Vimlesh Sharma from Shiv Jyoti Educational Group, कोटा। आज हम हिंदी व्याकरण कनक पाठ्य पुस्तक का पाठ 6, 7 व 8 का दोहरान करने जा रहे हैं। तो हम सबसे पहले जो हमारा पाठ 6 उपसर्ग है उसका दोहरान शुरू करेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि उपसर्ग होते क्या हैं। उसकी परिभाषा हम जान लेते हैं कि उपसर्ग की परिभाषा क्या होती है। इसके भी पहले हमें जानना जरूरी है कि रचना के आधार पर 3 प्रकार के शब्द होते हैं, जैसे कि हमने पहले पढ़ा भी है, रूढ़, यौगिक और योग रूप। जो हमारे यौगिक शब्द होते हैं उनकी रचना 3 प्रकार से होती है, वो हैं उपसर्ग, प्रत्यय और समास। तो पहले हम उपसर्ग की परिभाषा जान लेते हैं कि जो शब्दांश, जो शब्द का अंश, शब्द नहीं, शब्द का अंश अगर किसी भी शब्द के आगे लगकर एक नए शब्द का निर्माण करता है वही उपसर्ग होता है। यहाँ पर उदाहरण के लिए हम एक शब्द ले लेते हैं, जैसे पुत्र। पुत्र हमारा शब्द है और इसके आगे हम अगर कु जोड़ देते हैं, कु का अर्थ है बुरा, और जब हम कु जोड़ेंगे तो एक नया शब्द बना कुपुत्र, तो उसका अर्थ होगा बुरा पुत्र। तो यह हमने जाना एक उदाहरण के द्वारा। इसी तरह से हम अन्य उदाहरण देखते हैं। अन्य उदाहरण है जैसे सु हमारा उपसर्ग है। सु के उदाहरण लेते हैं। अगर हम कर्म शब्द के आगे अगर सु जोड़ते हैं तो इससे नया शब्द बनेगा सुकर्म। सु का अर्थ होता है अच्छा और कर्म यानी काम, अच्छे काम। तो इसका एक अर्थ बना, एक नया शब्द बना सुकर्म, जिसका अर्थ है अच्छे काम। उसी तरह से हम अगर प्रति उपसर्ग ले लेते हैं। जो प्रति उपसर्ग है उसमें हम अगर बंध अगर हमारा मूल शब्द है, इसके आगे अगर हम प्रति उपसर्ग जोड़ते हैं तो इससे जो हमारा नया शब्द बनेगा वो होगा प्रतिबंध। अगर प्रति का अर्थ जाने तो क्या होगा, सामने, और हमने जब बंध के आगे प्रति लगा दिया तो नया शब्द बन गया प्रतिबंध। प्रतिबंध यानी होता है किसी भी चीज पर रोक लगाना, प्रतिबंध होता है। तो इसी तरह से हमने 2 उदाहरण से उपसर्ग को समझा। सु और प्रति हमारे उपसर्ग हैं। हमारे जो शब्द हैं वो हैं कर्म और बंध। जब हमने इनके सामने उपसर्ग लगाए तो नए शब्द बने सुकर्म और प्रतिबंध। अब हम जानेंगे प्रत्यय के बारे में कि प्रत्यय क्या होते हैं। तो जिस तरह से शब्द के आगे हम लगाते हैं शब्दांश तो उपसर्ग बने। अब उसी तरह से शब्द के पीछे बाद में को शब्दांश को जब हम जोड़ते हैं तो वह कहलाते हैं प्रत्यय। तो उदाहरण के तौर पर समझते हैं। आवा हमारा क्या है, प्रत्यय है। आवा हमारा प्रत्यय है। क भी हमारा प्रत्यय है। अब हम शब्द के इन्हें पीछे जोड़ेंगे तो जैसे दिख, दिख हमारा एक शब्द है और इसमें हम जब आवा जोड़ते हैं, आवा जब प्रत्यय जोड़ा जाता है तो इसका एक नया शब्द बनेगा दिखावा, दिखावा। देखिए यहाँ पर आवा आ की मात्रा है, तो जब हम इस शब्द को बनाएंगे तो ख के बाद आ की मात्रा लगाने से ये आ ध्वनि देता है और वा ऐसा का ऐसा आ जाता है। उसी तरह से
एक शब्द और बन सकता है इसका छल। अगर मैं इसके बाद आवा प्रत्यय लगा दूंगी तो क्या बन जाएगा? छलावा। क्या बना? छलावा। इसमें भी ल पे आ की मात्रा है, छलावा। तो अब हम एक दूसरा उदाहरण, जो हमने अभी यहाँ पे क प्रत्यय लिखा था, तो क हम यहाँ पर ले लेते हैं। अब हमारे पास एक शब्द है पाठ, और मैंने इसमें क प्रत्यय लगा दिया, तो क्या बन गया? पाठक। पाठक। तो हमारा प्रत्यय कहाँ लगता है? शब्द के बाद में। एक और उदाहरण ले लेते हैं, लेख। अगर मैं इसके बाद क प्रत्यय लगा दूंगी तो क्या बन जाएगा? लेखक। तो बच्चों, हमें उपसर्ग आगे लगाने होते हैं और प्रत्यय पीछे लगाने होते हैं शब्द के, तो नए शब्दों का निर्माण होता है। तो बच्चों, मुझे आशा है आपको स्वर, उपसर्ग और प्रत्यय अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम जानेंगे समास के बारे में कि समास क्या होते हैं। अभी तक हमने जाना उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में, अब जानेंगे समास के बारे में। सबसे पहले समास के बारे में जानने से पहले हमें उसकी परिभाषा को जानना होगा कि समास की परिभाषा क्या होती है। समास की परिभाषा है दो या दो से अधिक शब्दों का जो संक्षिप्त रूप जिस प्रक्रिया के द्वारा होता है वह समास होता है, और वही समास कहलाते हैं। तो समास हमारे क्या हैं? जैसे कर्मधारय समास, अव्ययीभाव समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, ये हमारे समास होते हैं। और जो समास के अंतर्गत जो शब्द होते हैं उन्हें हम सामासिक पद कहते हैं, और जब उनका विग्रह किया जाता है तो उसे हम समास विग्रह या सामासिक विग्रह कहते हैं। तो हम सबसे पहले जानेंगे अव्ययीभाव समास के बारे में। अगर इसका सबसे पहले हम इसका विग्रह भी हम साथ के साथ करते जाएंगे, तो पहले हम अव्ययीभाव समास के बारे में जानेंगे। अव्ययीभाव समास। तो अव्ययीभाव समास जो होते हैं उनका पहला पद अव्यय होता है। समास में दो पद होते हैं, पूर्व पद जो पहले होता है, उत्तर पद जो बाद में होता है। तो इसका जो पहला पद होगा वो अव्यय होगा। तो इसका उदाहरण हम ले लेते हैं, अनजाने। अनजाने इस शब्द से तो आप वाकिफ ही हैं। अनजाने यानी बिना जाने, बिना जाने यानी जिसको हम जानते नहीं हैं, बिना जाने, वो हमारे लिए क्या होगा? अनजाने। रातों रात हमारा अव्ययीभाव समास का एक सामासिक पद है, रातों रात यानी रात ही रात में। कहते हैं ना हम, ये काम तो रात ही रात में हो गया, तो रात ही रात में, रातों रात का क्या होगा? रात ही रात में। तो देखो, हमें यहाँ पर अनजाने दो पद है, पूर्व पद और उत्तर पद, इसमें भी दो पद है। इसमें पहला पद प्रधान होता है। जब हमारे पास ये जो सामासिक पद हैं, इसका जब हम विग्रह करते हैं तो वो क्या होगा? समास विग्रह, सामासिक विग्रह। बिना जाने जो कि क्या है? अनजाने। रातों रात, रात ही रात में। तो हमने जाना अव्ययीभाव के समास, अव्ययीभाव समास के बारे में। अब हम दूसरे समास के बारे में जानेंगे कि दूसरा समास क्या है। दूसरा समास है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के बारे में हमने पहले भी विस्तार से पाठ में अध्ययन किया था। दूसरा समास है तत्पुरुष, तत्पुरुष समास। अब
तत्पुरुष समास की परिभाषा पहले हम जान लेते हैं। तो बच्चों, हमने हिंदी व्याकरण में पाठ 12 जो कारक पढ़ा था उसमें विभक्ति चिन्ह हमने उनका अध्ययन किया था। तो वो जो विभक्ति चिन्ह है, जो हमारे कारक हैं, उसमें 2 कारक नहीं आएंगे जो इसके अंतर्गत आते हैं, वो 6 कारक होते हैं। इसमें कर्ता कारक और संबोधन कारक दोनों नहीं आते। बाकी के जो 6 कारक हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। तो इसके उदाहरण से हम समझेंगे। सबसे पहले हम इसका एक उदाहरण ले लेते हैं, गुरु दक्षिणा। अब दक्षिणा और गुरु हमारे पास क्या है, 2 पद हैं। उसी तरह से अकाल पीड़ित, अकाल पीड़ित, हमारे पास पीड़ित और अकाल 2 शब्दों से जो मिलकर पूर्व पद और उत्तर पद इसमें मिले हुए हैं, तो ये हमारे क्या हैं, सामासिक पद। जब हम इनका विग्रह करते हैं तो वो जो विग्रह होता है तो वो कौन सा कारक है, उसमें विभक्ति चिन्ह आता है। विभक्ति जो आती है वही तत्पुरुष समास होता है। तो जब हम इसका विग्रह करेंगे तो गुरु के लिए दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। अब आपको याद आ गया होगा, कारक चिन्ह हमने पढ़े थे, तो के लिए था, के लिए दक्षिणा। तो जब कारक विभक्ति आती है तो जब भी किसी भी शब्द का विग्रह किया जाता है और उसमें कारक विभक्ति आती है तो वो जो शब्द है, जो सामासिक पद है, वही तत्पुरुष समास है। अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित, अकाल जब हमने इसका विग्रह किया, अकाल से पीड़ित, तो जब से विभक्ति चिन्ह आ गया तो क्या हो गया, तत्पुरुष समास, अकाल से पीड़ित। तो हमने तत्पुरुष समास के बारे में जान लिया। जब भी विभक्ति विग्रह करते समय जब भी विभक्ति चिन्ह आते हैं तो वहीं पर वो क्या होता है, तत्पुरुष समास होता है। अब हम जानेंगे तीसरे समास के बारे में। अगला समास है हमारा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास जिसमें विभक्ति योजक चिन्ह होता है, उसमें विभक्ति चिन्ह नहीं होते। विभक्ति चिन्ह सिर्फ तत्पुरुष समास के अंतर्गत ही होते हैं। तीसरा हमारा है द्वंद्व, द्वंद्व समास। सबसे पहले हम जानेंगे इसके बारे में कि ये क्या है। तो द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, जो पूर्व पद और उत्तर पद है दोनों प्रधान होते हैं। इसमें योजक शब्द होते हैं जैसे और, या, एवं। तो ये तो है योजक शब्द। जब इस समास में द्वंद्व समास का जो हमारे पास सामासिक शब्द होता है, पद होता है, तो उसमें हम इन शब्द का प्रयोग नहीं करके चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे इसके उदाहरण हैं हमारे पास, इसके उदाहरण लेते हैं। पहला उदाहरण है आना जाना, आना और जाना। तो इसको हम बोलेंगे आना और जाना। तो यहाँ पर और, यहाँ पर ये क्या है, ये तो योजक चिन्ह है और ये योजक शब्द है, तो शब्द का प्रयोग नहीं होता, वहाँ पर चिन्ह का प्रयोग होता है। तो जब हम इसका विग्रह करेंगे तो आना और जाना। उसी तरह से दूसरा उदाहरण हम ले लेते हैं। सर्दी, योजक चिन्ह लगा है, और गर्मी, सर्दी या गर्मी। तो यहाँ पर हमारा जब विग्रह करेंगे तो योजक चिन्ह की जगह योजक शब्द होगा। इसी तरह से हम यहाँ पर समझ लेते हैं इसको, आना और जाना, ये हमारा इसका विग्रह हो गया, आना और जाना। और जब हम
दूसरे उदाहरण का समास विग्रह करेंगे तो इसका होगा सर्दी या गर्मी या गर्मी। तो हमारा ये तो योजक शब्द हुए और ये योजक चिन्ह हुआ। जब भी हम द्वंद्व समास लिखते हैं तो योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब हमारा अगला है कर्मधारय समास। इसको आप ध्यान से समझिए, कर्मधारय समास क्या है। कर्मधारय समास में दूसरा पद जो होता है वो प्रधान होता है। तो कर्मधारय समास समझेंगे। हमारा अगला है 4 नंबर पे कर्मधारय समास। कर्मधारय समास इसका क्या होता है, दूसरा पद प्रधान होता है। इसमें 2 चीजें होती हैं बच्चों। सबसे पहले हम विशेषण और विशेष्य होते हैं। जो इसके पद होते हैं ना 2, तो उनमें विशेषण और विशेष्य होता है, विशेष्य। और इसमें उपमान और उपमेय होता है। ध्यान से आप समझेंगे, उपमान और उपमेय। हम इनको समझने के लिए एक एक उदाहरण ले लेते हैं। विशेषण और विशेष्य। विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जाती है। विशेषण जो आप जानती हैं, किसी भी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है, उसे विशेषण कहते हैं। हमारा शब्द है यहाँ पर नील गगन। नील गगन ये हमारा शब्द है। अब जो हमारा ये सामासिक शब्द है या पद है, तो 2 पद हो गए, नील और गगन। तो गगन जो हमारा आकाश है वो कैसा है, नीला। तो विशेष्य तो कौन है, कौन है, गगन। और विशेषण क्या है, नीला। तो हम इसका नीला है जो गगन, नीला है जो गगन। तो आपको समझ में आ गया। विशेष्य हमारा क्या है, गगन, और विशेषण है नीला। तो नीला है जो गगन, विशेष्य और विशेषण जिन शब्दों में आता है वो कर्मधारय समास होते हैं। अब हम अगले उदाहरण पे आ जाते हैं, उपमान और उपमेय। इसको हम यहीं ले लेते हैं नीचे, उपमान और उपमेय। उपमान और उपमेय। इसका उदाहरण है हमारे पास चंद्रमुख। चंद्रमा के समान मुख। चंद्रमा के समान मुख, के समान मुख। जो हमारा मुख है वो क्या है, उपमेय। और उपमा किसकी दी है, चंद्रमा की। जो मुख है उसकी उपमा, मुख की जो उपमा है वो चंद्रमा के समान है। तो उपमान चंद्रमा और उपमेय मुख। तो चंद्रमा के समान मुख। अब हम जानेंगे अगले समास के बारे में। अगला समास है हमारा बहुत ही सरल समास है, वो है द्विगु समास। द्विगु, द्वि से आप समझ ही रहे हैं, 2। द्विगु समास यानी जो हमारा नंबर 5 पर आ रहा है, द्विगु समास। बहुत ही सरल समास है। इसमें जो पहला जो वर्ण होता है, पहला पद होता है समास, माफ कीजिए, समास, द्विगु समास।
तो इसका पहला पद संख्यावाची होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, द्विगु समास कहते हैं। तो इसके उदाहरण हम जान लेते हैं कौन कौन से हैं। उदाहरण जब हम देखेंगे और पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाता है कि द्विगु समास है, क्योंकि वो पहला पद क्या होता है, संख्यावाची होता है। इसके उदाहरण हम ले लेते हैं। चौराहा, चौराहा। अब चौ से हमें पता पड़ गया, हमें मालूम पड़ गया कि 4 राहों वाला। तो इसका जब हमने विग्रह किया, 4 राहों का समूह, 4 राहों, राहों मीन्स रास्ते, 4 राहों का समूह, जहाँ पे 4 रास्ते मिलते हैं तो वो क्या होगा, चौराहा। उसी तरह से ले लेते हैं सप्तऋषि, सप्त ऋषि, सप्तऋषि सप्तऋषि होगा 7 ऋषियों का समूह। जब हमने इसका विग्रह किया, 7 ऋषियों का समूह, वो क्या कहलाएगा, द्विगु समास का समूह। और भी इसके ऐसे उदाहरण हैं, जैसे पंचवटी, पंजाब। अब आप सोच रहे होंगे पंजाब तो एक राज्य है, तो 5 नदियां जहाँ पे मिलती हैं वो पंजाब है। पंचवटी जहाँ पे 5 वृक्ष होते हैं, उनका समूह होता है, वो पंचवटी होता है। चौराहा 4 राहों का समूह, सप्तऋषि 7 ऋषियों का समूह, तो वो क्या कहलाया, सप्तऋषि। और कौन सा कहलाया, इनके जो शब्द हैं आगे के, उनसे हमें संख्या का बोध हो रहा है, तो वो द्विगु समास कहलाया। अब हम जानेंगे अगले समास के बारे में कि हमारा अगला समास कौन सा है। हमारा अगला समास है बहुव्रीहि समास, जो कि हमारा अंतिम समास है, छठा समास है। बच्चों, हमारा अंतिम समास है बहुव्रीहि समास। इसके उदाहरण हैं लंबोदर और दशानन। बहुव्रीहि समास वो होता है जो अलग अर्थ देता है, तीसरा अर्थ देता है। जैसे लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, तो वो कौन है, गणेश, तो तीसरा अर्थ दे रहा है। दूसरा उदाहरण है दशानन, 10 मुख हैं जिसके, तो 10 मुख किसके हैं, आप सभी जानते हैं, रावण के, तो तीसरा अर्थ है रावण। तो बच्चों, हमने आज उपसर्ग, प्रत्यय और समास के बारे में जाना और दोहरान किया। तो मुझे आशा है कि आपको यह 6, 7 और 8 जो पाठ है उसका दोहरान समझ में आ गया होगा। आप अपनी तरफ से एक बार दोहरान अवश्य करें। धन्यवाद।